की क्लास में हम लोग पीस वाइज फंक्शंस के रिमेनिंग 2 फंक्शंस और पढ़ेंगे। एफपीएस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसको हम y इज इक्वल टू, ये करली ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है, इससे डिनोट करते हैं। और इसके बाद हम लोग लीस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसके बाद ये सारे पीस वाइज फंक्शंस के एक साथ इंक्लूड करके कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम लोग सीखेंगे। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो कि कोई भी नंबर के 2 पार्ट होते हैं। सपोज एक कोई नंबर x है, ठीक है, उसके 2 पार्ट होंगे। एक तो उसका इंटीग्रल पार्ट होगा, दूसरा उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ठीक है। जैसे कि 3.24 है तो उसका इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, जो कि तुम लोग पढ़ते चले आ रहे हो GIF, ठीक है, 3 है। और उसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, 0.24 है। और यही एक फ्रैक्शनल पार्ट है जिसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो फिर हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि एनी नंबर x कैन बी रिटन एज उसका इंटीग्रल यानी कि GIF प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, अच्छा, तो अब किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? x माइनस उसका GIF, ठीक है। तो अब देखो y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू दैट नंबर माइनस द GIF ऑफ दैट नंबर, ठीक है, x माइनस GIF ऑफ दैट नंबर। तो ठीक है, अब बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब हमने x इज इक्वल टू सपोज करो 3 इनपुट किया, ठीक है। हमारे इस मशीन में y इज इक्वल टू यहां पे 3 इनपुट हो गया, ठीक है। x की जगह जब 3 इनपुट हुआ तो यहां पे भी 3 आएगा, ठीक। सब जगह x की जगह 3 चला गया, ठीक है। और GIF ऑफ एनी इंटीजर क्या होगा? वही नंबर, ठीक है। तो 3 का GIF भी 3 होगा, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली x इज इक्वल टू हम लोग कुछ निगेटिव वैल्यू इनपुट कर लेते हैं। सपोज करो मैंने -9 इनपुट किया, ठीक। फिर वही से हर x की जगह -9 प्रोसेस होगा। x की जगह मैंने -9 लिखा, माइनस GIF ऑफ -9। GIF ऑफ -9 क्या होगा? -9 इटसेल्फ। तो -9 माइनस इस फार्मूले का, और इसने आउटपुट क्या दिया? -9, ठीक है। फर्दर -9 माइनस इंटू माइनस प्लस इक्वल टू 0। तो एक चीज तुम लोग इस एग्जाम्पल से क्या देख रहे हो कि कभी भी अगर इंटीजर हम लोग इनपुट करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट में तो हमेशा उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। ये तो कॉमन सेंस से ही सोच सकते हो। 3.0 इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0। -7 लिखा है तो -7 को हम लोग -7.0 लिख सकते हैं। इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0। सिमिलरली माइनस कुछ भी लिखा हो, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0। तो is always 0 if x is an element of integer। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होगा अगर जो इनपुट x कर रहे हैं, x की कोई भी वैल्यू अगर वो इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0। अच्छा, सिमिलरली इसको हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। अब देखो कि अगर हमने x की जगह सपोज करो x इज इक्वल टू 7.2,
ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 7.2, तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.2 क्या होगा? x इज इक्वल टू 7.2 है माइनस GIF ऑफ 7.2, और 7.2 का GIF क्या होगा? 7, तो 7.2 माइनस 7 इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, तो 7.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 है, देखने में ही साफ साफ दिख रहा है। इफ x इज इक्वल टू माइनस 7.2, ठीक है, तो फिर अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट माइनस 7.2 का क्या होगा? हमने x इनपुट किया माइनस 7.2, माइनस 7.2 माइनस GIF ऑफ माइनस 7.2, ठीक है, तो माइनस 7.2 का GIF क्या होगा? -8, ठीक है, तो माइनस 7.2 माइनस, और इसने हमको आउटपुट क्या दिया? -8, तो फर्दर क्या हो जाएगा? -7.2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, तो अगर इससे तुमको क्या पता लगा कि अगर कभी भी निगेटिव नंबर है x इज इक्वल टू सपोज करो -13.4, ठीक, x इज इक्वल टू -13.4, तो इसका अगर तुमको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो क्या होगा? x इज इक्वल टू -13.4 प्लस GIF ऑफ -13.4 इज इक्वल टू -13.4, और ये क्या आउटपुट हमको देगा? सॉरी, फार्मूले का माइनस, एंड ये क्या देगा हमको आउटपुट? -14, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 14 इज इक्वल टू 0.6। तो अब जब ये तुमको समझ में आ ही गया है, तो कभी भी अगर ऐसे लिखा हो 11.9, तो इसका डायरेक्ट आंसर दे दोगे 0.9, और अगर कभी यहाँ पे ऐसे लिखा है -11.9, तो यहाँ पे जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है इसमें, इस 1 से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो और डायरेक्ट आंसर दे दो 0.1। सपोज -2.99, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? बस ये जो डेसिमल के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको 1 से सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू 0.01। ओके, आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। प्रीवियसली अभी जो मैंने तुम लोगों को बताया, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इसमें कोई भी आउटपुट डालें, x की कुछ भी वैल्यू डालें, उसका आंसर जो है, जैसे सपोज करो मैंने x इज इक्वल टू 0 इनपुट किया, तो y की वैल्यू क्या आएगी जब इसमें इनपुट किया? 0, तो आंसर 0 ही आएगा। सिमिलरली जब x इज इक्वल टू सपोज करो 0 से थोड़ा ज्यादा 0.1 अगर इनपुट किया, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1 क्या होगा? 0.1 ही होगा, y इज इक्वल टू 0.1। सिमिलर फर्दर x इज इक्वल टू हमने 0.9 इनपुट किया, तो यहां पे जब 0.9 जाएगा तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा? 0.9 ही मिलेगा, y इज इक्वल टू 0.9। सिमिलरली x इज इक्वल टू 0.999, ठीक है, तो यहां पे जब इनपुट गया 0.999, 1 की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो तब भी इसमें y इज इक्वल टू 0.9999 आया। तो ये देखो, अगर इसको हम प्लॉट करेंगे तो 0,0 एक पॉइंट हमको मिल गया, 0,0 फर्दर क्या मिला? 0.1, फिर मिला 0.2, 0.1, तो इसी तरह मिलते चले जाएंगे जैसे जैसे तुम इनपुट करोगे। फिर x इज इक्वल टू 0.9999 इनपुट किया तो भी y इज इक्वल टू 0.9999 मिला। इससे तुम लोगों को क्या पता लगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ी सी याद करो, क्लास 10 की याद करो, तो ये y इज इक्वल टू x वाली लाइन मिल रही है, ठीक है। y इज इक्वल टू x में क्या होता है? जब x की जो वैल्यू हो y की भी वही वैल्यू हो। तो अच्छा, जैसे ही हम x इज इक्वल टू, अगर हम यहां पे 1 इनपुट करें, यहां पे y इज इक्वल टू 1.0, तो
हमें क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट 0। तो जब x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 0 मिला। अब देखो हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं कि जब 0 से, तो 0 तो ले रहा है, ये डोमेन में है और y की वैल्यू भी 0 दे रहा है। अब ये y इज इक्वल टू x वाली लाइन हमने खींची, हम x इज इक्वल टू 1 के बहुत नजदीक पहुंच गए, हमको आउटपुट मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने x इज इक्वल टू 1 इनपुट किया तो y हमको क्या मिल गया, 0। ये तो देखो ग्राफ यहां से ब्रेक होके ये नीचे आ गया। तो अब जब x इज इक्वल टू हमने 1 इनपुट किया तो फिर हमको y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। सिमिलरली अब आगे चलते हैं, जब x इज इक्वल टू 1.1 इनपुट करोगे तो हमको y क्या मिलेगा, 0.1। x इज इक्वल टू 1.2 इनपुट करोगे, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0.2। सिमिलरली जब x इज इक्वल टू 1.99 इनपुट करोगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0.99। सिमिलरली x इज इक्वल टू जब फिर से 2 इनपुट कर दोगे तो y क्या मिलेगा, 0। तो अब देखो ये 1 से 2 तक ये फिर एक लाइन गई, लेकिन जैसे ही इनपुट 2 किया तो ये y हमारे को फिर से 0 मिल गया। ठीक है, फिर जब 2.1 2.2 फिर इनपुट करना चालू करोगे तो ये फिर ये हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा। जैसे ही x इज इक्वल टू 3 इनपुट किया, y इज इक्वल टू हमें फिर 0 मिला। फिर यहां से स्टार्ट हो गया 3.1 3.2 3.3 इनपुट करते चले गए। जैसे ही 4.0 इनपुट किया हमको y इज इक्वल टू फिर से 0 मिल गया। सिमिलरली अब 4.001 भी इनपुट किया तो ग्राफ यहां से स्टार्ट हो गया करते करते, उसके बाद हम 5 के नियर पहुंचते जाएंगे। जैसे ही 5.0 इनपुट किया हमको y इज इक्वल टू फिर से 0 मिला, फिर से ये ग्राफ ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली जब x इज इक्वल टू हमने -1 इनपुट किया है तो हमको आउटपुट क्या देगा, 0। सिमिलरली ये फिर ग्राफ हमारा चलता जाएगा और जब y इज इक्वल टू 0 इनपुट करेंगे, देखो x इज इक्वल टू 0 इनपुट करेंगे तो इसका इंटीग्रल, इसका जो है फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.0 फिर 0। ठीक है, यहां पे फिर आ जाएगा। उसी तरह ये हमारा ग्राफ बना। तो एक चीज तुम क्या देख रहे हो, x की कोई भी वैल्यू हम इसमें इनपुट करेंगे y की वैल्यू तो मिल रही है, तो फिर इसका जो डोमेन होगा वो तो ऑल रियल नंबर्स हो गया। डोमेन जो है FPF फंक्शन, जो FPF है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स हो गया। ठीक है, बट इसका जो आउटपुट आ रहा है वो बार बार 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके y की वैल्यू जो है वो सिर्फ इतने ही रीजन में हमारी चल रही है। कुछ भी इनपुट करें y की वैल्यू हमारी 0 से लेके 1 तक, लेकिन देखो 1 कभी नहीं आ रहा है, आउटपुट 1 आ भी नहीं सकता है, क्योंकि अब देखो अगर यहां पे इनपुट कर रहे हो 99999, ठीक है, और बढ़ाते गए इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करते गए, तो मान लो कोई बच्चा ये कहता है कि अच्छा अब तो 6.0 हो गया, तो 1 तो तब भी नहीं आ रहा, क्योंकि अब तो ये आउटपुट हमारा क्या दे देगा, 0 दे देगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये तो मशीन ऐसी है कि जो कि 1 आउटपुट तो कभी देगा ही नहीं। तो अब जो इसका जो आउटपुट है वो 0 से 1 तक ही है, तो मिनिमम वैल्यू जो है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जो मिनिमम आउटपुट है वो 0 दे रहा है और मैक्सिमम क्या दे रहा है, 1। तो ये जो फंक्शन है हमारा, इसकी जो रेंज है, ये बहुत याद रखना, इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस आगे आएंगे, इसकी जो रेंज है वो 0 क्लोज से 1 ओपन है। ठीक है, ये एक लाइन है y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ये ग्राफ y इज इक्वल टू 1 को कभी टच नहीं करेगा, y इज इक्वल टू 1 को कभी टच नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज और देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। फिलहाल मैं जो बताने जा रहा हूं इसका एक अलग से ही क्लास पर लगेगी पीरियोडिक फंक्शन की, लेकिन ये देखो, ये जो इंटरवल है 0 से 1, उसके बीच में ये ग्राफ ऐसा है, फिर
1 से 2 तक यही ग्राफ एज इट इज उठा के यहां रख दिया गया, फिर 2 से 3 तक यही ग्राफ फिर से उठा के ऐसे ही रख दिया गया, फिर 3 से 4 तक यही ग्राफ उठा के फिर ऐसे ही रख दिया गया। तो अगर एक कुछ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ x, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ x कहते हैं के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। यहां पे देखो ये भी तो x की जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक -2 -3 कितना है 1, इसके बीच का भी जो डिस्टेंस है वो 1 है, इसके बीच की भी डिस्टेंस वो क्या है 1 है, यहां पे भी 1 1। तो x एक्सिस पे एवरी 1 डिस्टेंस के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो कोई फिक्स इंटरवल x एक्सिस पे किसी फिक्स इंटरवल के बाद अगर ग्राफ अपने आप को एज इट इज रिपीट करता है तो उसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और वो जो मिनिमम फिक्स्ड डिस्टेंस x की होती है x एक्सिस पे वो उसको पीरियड कहते हैं। मतलब x की कितने लेंथ के बाद जो है ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो फिर इसका पीरियड क्या हो जाएगा, जिसको कि हम लोग T कैपिटल T से डिनोट करते हैं, इसका पीरियड हो जाएगा 1, ठीक, ये याद रखो। और फ्रैक्शनल पार्ट की जो रेंज होती है, फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, ठीक है। आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका पीरियड हमेशा 1 होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स और रेंज 0 क्लोज से 1 ओपन। 1 कभी नहीं हो रही है, देखो 1 तो आ ही नहीं सकती, तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो और ये भी एक एक्सप्रेशन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1, ये याद रखो। तो जब ये याद रहेगा तो कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को ऐसे भी मिलेंगे। सपोज करो तुमसे कोई क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द रेंज ऑफ 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -7, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं कि अभी जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ाऊंगा उसमें भी वही यही फंडा लगेगा जो यहां मैं लगाने जा रहा हूं। सबसे पहले हमको कुछ मेन फंक्शंस ऐसे हैं जिनकी रेंज हमको रटी होनी चाहिए। तो रटी क्या होनी चाहिए, काम प्रैक्टिस करते करते वो रटे ही जाती हैं। ये तो हमको मालूम है, इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1। अब ये तो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में दोनों पे हमने +3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 3 3। अब हमें तो निकालना है 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -7। तो अब पूरे इनइक्वालिटी में -7 ऐड कर दें, -7 0 प्लस -7 -7, 3 -7 -4। तो इसकी जो रेंज आ गई 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -7 ग्रेटर और इक्वल टू -7 लेस देन -4। आई होप इस तरह के क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। अच्छा, यहीं पे अगर ऐसा होता, सपोज करो, बस तुम लोगों के मेमोरी रिकॉल कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ही अपने आप कर लेंगे। पहली लाइन फिर एज इट इज लिख दी हमने। अब जब -3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी वाले टॉपिक में 10th या 9th क्लास से आईसीएससी बोर्ड वालों के तो 8th में ही बड़ा अच्छा सा चैप्टर है। -3 से जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये इधर चला गया। और -3 का जब 1 पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये -3 आ गया, -3 का 0 पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 ही रहा, ठीक। अब क्या है, -3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +7 का हमको चाहिए, तो -3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +7 हमने ऐड किया, तो इधर भी हमने +7 किया और इधर भी हमने 0 + 7 किया। तो
तो अब देखो क्या आ गया, -3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 7 ग्रेटर देन 4 एंड लेस और इक्वल टू 7। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, -3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 7 ग्रेटर देन 4 लेस और इक्वल टू 7। ओके, अब ऐसे भी लिख सकते हो कि इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो सकता है कहीं पे ये आंसर लिखा, क्योंकि यहां ग्रेटर का सिंबल है तो ओपन लगेगा, कॉमा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन में, एमसीक्यू में हो सकता है इसकी रेंज जो है इस फॉर्म में लिखी हुई होगी, तो इस पे टिक लगा देना। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो इसकी कुछ हाँ, इसमें भी बस ये तो तुम लोग इसको याद रखो, ठीक है, कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन 1 है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी इसकी, ये तो तुम लोग समझ ही गए कि अगर x जो है एलिमेंट ऑफ इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। ओके, अच्छा, जैसे ये है तो इसका आंसर क्या होगा, 0.24। इसका आंसर क्या होगा, देखो तब भी 0.24 होगा। ठीक है, ओके, तो अगर हम जैसे कि जीआईएफ में तुम लोगों ने पढ़ा था, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू अगर हम ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ही इक्वल होगा। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम लोगों के बहुत काम आएगा। ठीक है, जैसे इंटीग्रल जीआईएफ में भी कुछ क्वेश्चन थे जिसमें कि ये वाली प्रॉपर्टी यूज की थी। याद करो, एक क्वेश्चन ये वाला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉक्स x प्लस वाई, तो कुछ इस प्रॉपर्टी का यूज हुआ था। ठीक है, उसी तरह कुछ आगे क्वेश्चंस में भी इस प्रॉपर्टी का यूज होने जा रहा है। ये जो y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ है, थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करो कि एक तो ये पीस वाइज फंक्शन है, हर वन एक्स एक्सिस पे वन डिस्टेंस के बाद ये ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है, बट डेफिनेशन चेंज हो रही है। देखो कैसे, हम सिर्फ इसको बताते हैं, ये वाली जो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे तो ये वाली स्ट्रेट लाइन क्या है, y इज इक्वल टू x। अच्छा, सब में जो स्लोप है ये तो पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री पे ही बना रहा है, यानी कि हर स्ट्रेट लाइन का जो y इज इक्वल टू mx प्लस c पे जो m है tan 45, वो तो 1 ही है सब में। हर स्ट्रेट लाइन का जो m है वो तो 1 ही है। ठीक है, सिमिलरली इसका इधर वाले का भी 45 डिग्री, 45 डिग्री, सबका जो स्लोप है वो तो पॉजिटिव 1 ही है। ठीक है, साफ दिख रहा है इस स्ट्रेट लाइन, ये सारी पैरेलल लाइंस है तो इनका m भी, हर पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है। तो अगर इसका पॉजिटिव 1 है तो सबका भी पॉजिटिव 1 ही होगा। तो देखो, जब x ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1 है तो ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है हमारा ये फ्रैक्शनल पार्ट। कैसे, देखो ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, देखो जब x ग्रेटर और इक्वल टू -1 लेस देन 0 है
तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे बिहेव कर रही है, देखो यहां पे अगर C क्या है भाई, y इंटरसेप्ट, ये तुम लोगों को 9th-10th क्लास से पता है। तो इस वाला ये वाला जो पोर्शन है इसमें C कितना है +1, ठीक है, M कितना है +1, तो y इज इक्वल टू mx 1 इंटू एक्स प्लस C कितना है +1, तो हाँ ये y इज इक्वल टू x +1, ये डेफिनेशन हो जाएगी व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1 लेस देन 0। एक और बना लेते हैं, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -2 लेस देन -1 इस पोर्शन में। तो ये देखो अब इसके लिए c क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस 2 है, ये 45 है, तो दिस हाइट अपॉन बेस क्या होता है 10 45 1 होता है, तो बेस हाइट और बेस इक्वल होगी, तो ये भी 2 हो गया। इसका जो इंटरसेप्ट होगा 2, 0 c इज इक्वल टू 2, तो इसकी भी इक्वेशन क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू mx, m तो 1 ही है, x प्लस 2। आई होप ये जो पीस वाइज अब ये इसके जो पीसेस बन रहे हैं वो देखो क्या है, ये ठीक है। अब x ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेस देन 2 इस पोर्शन के लिए देखा जाए, ठीक है। तो अब देखो इसमें y इंटरसेप्ट क्या होगा, अगर इसको इस लाइन को बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर तुम एक्सटेंड करते हो तो ये यार कहां काट रहा है, देखो ये डिस्टेंस यहां से 1 है तो ये भी 1 होगा, लेकिन अब x एक्सिस के नीचे है तो c क्या होगा -1, तो इसका क्या हो जाएगा x -1, ठीक है। आई होप इतनी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट ईयर समझ में आई गई होगी। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू x -1। सिमिलरली अगर इसको आगे बढ़ाते हैं, इस पोर्शन में देखो x ग्रेटर और इक्वल टू 2 लेस देन 3, बस ये स्ट्रेट लाइन को जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये कहां टकराएगा, यहां पे कहां कट करेगी 2 पे, भाई ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 2 है तो ये भी डिस्टेंस 2 होगी, तो इस स्ट्रेट लाइन के लिए c क्या हो जाएगा -2 x -2। सिमिलरली इसका भी अब तुम लोग बना लोगे, जब x ग्रेटर और इक्वल टू 3 लेस देन 4, तो ये इस कहां पे इंटरसेप्ट करेगी, यहां पे 3 पे, तो x -3। तो ये भी बहुत ध्यान रखने वाला चीज है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए सॉल्व, क्या क्वेश्चन बना दिया जाए ये, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस यहां पे रहेगा -3x प्लस 2, तो -2x -x प्लस 2, x कॉमन लिया, x -2 -1 x -2, ठीक है, इक्वल टू x -1 इंटू x -2। इस तरह के कोई भी तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने को आए, ठीक है, कि जिसमें यह पूछ लिया जाए केवल कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, तो कुछ नहीं, बोर्ड में नहीं आने जा रहा, कंपटीशन में आएगा। पहले y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, ये जो ऊपर ग्राफ बना हुआ है ये बना लिया, उसके बाद x स्क्वायर -3x प्लस 2 का ग्राफ बना लो। ये बनाना क्वाड्रेटिक में बहुत अच्छे से आ गया है कि y इज इक्वल टू 0 कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, ठीक है। और ये सबको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला होती है, ओके। तो जब फिर ये कुछ हमारा जो पैराबोला है ये ऐसे चला जाएगा। अब ये देखो कि ये जो रेड कलर में जो मैंने पैराबोला बनाया है
इस ग्राफ को एक तो यहां पे कट कर रहा है, ठीक है, एक यहां पे कट कर रहा है और एक यहां पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब इसके हमारे 3 सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, अगर यहां पे मॉड लगा होता तब तुम क्या करते? उसमें भी यही करो जो मैंने सिखाया था कि मॉड अगर लगा है पूरे एक्सप्रेशन पे तो पहले मॉड हटा के उस ग्राफ को एज इट इज बना लो और उसके बाद जितना पोर्शन नीचे है उसको डिलीट करके उसको ऊपर कर दो। तो अब देखो यहां पे ये ग्राफ 1, 2, 3 एंड 4, अब इसके सोल्यूशन कितने हो जाएंगे? 4 जगह कट कर रहा है तो 4 सोल्यूशन हो गए। और अगर तुमको ये सॉल्व भी करना है तो इसकी डेफिनेशन मैंने क्यों सिखाई? y इज इक्वल टू एक्स। तो ये वाला पोर्शन जो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वाला ये जो ग्राफ का पोर्शन है वो क्या है? y इज इक्वल टू एक्स। तो y की जगह यहां पे तुम x रख दो, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट का इस इंटरवल में डेफिनेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स। तो बस फ्रैक्शनल पार्ट की जगह x रख दो और क्या है? x ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा इसके साथ इंटरसेक्ट कर दो, वही इसका सॉल्यूशन होगा। अगर x की वैल्यू पूछी गई है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सॉल्व कर लेना, धराचार लगा लेना और देख लेना कि 2 वैल्यू आ रही हैं और वही वैल्यू लेना जो कि 0 और 1 के बीच में हो, ठीक है। वेरी सिंपल। एक क्वेश्चन भी कर लिया जाए भाई, थ्योरी तो बहुत हो गई। आई होप फ्रैक्शनल पार्ट की और जीआईएफ की अब थ्योरी तुम लोग को काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। जीआईएफ के तो हम लोग क्वेश्चन भी बहुत कर चुके हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे तो मैक्सिमम बुक्स में मिलेगा। इफ दिस एंड दिस रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल पार्ट एंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, मींस हमको क्या दिया गया है? ये तो दिया क्या गया है ये तो हमको पता ही है, एक्स इज इक्वल टू दिस प्लस दिस होता है, ठीक है। अगर x के ये फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट हैं तो x विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉक्स x प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से 2000 फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस r अपॉन 2000। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखो ये पहली लाइन लिखी, उसके बाद की नेक्स्ट लाइन, चलो इधर ही इसकी नेक्स्ट लाइन ये है, बॉक्स x और सिग्मा क्या है भाई? r इज इक्वल टू 1 पुट करके लिखा, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1 अपॉन सिग्मा की वजह से प्लस, फिर r इज इक्वल टू 2 रखा, x प्लस 2 अपॉन 2000, फिर r इज इक्वल टू 3 रखा प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 3 अपॉन 2000। कब तक चलता चला जाएगा? ऐड करते चले जाएंगे जब तक r इज इक्वल टू 2000 नहीं हो जाता। तो प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1 अपॉन 2000 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट जब r इज इक्वल टू 2 रखा अपॉन 2000 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 3 अपॉन 2000। ये हम वैल्यू r की कब तक पुट करते रहेंगे? x प्लस 2000 फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन 2000। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को, यहां तक पुट करते। अभी ही थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस m इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वेयर m इज एन इंटीजर, ठीक है। और यहां पे देखो ये m का काम यहां 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 2000 कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2000 क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। ओके, तो अब बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2000 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2000। समझ में बहुत बच्चों को आ गया है, मनी मन आंसर भी उनके आ गया है। वेरी गुड। अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2000, ठीक।
यहां से यहां तक कितने टर्म है? 2000 टर्म है, ठीक है। a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 2000 टाइम्स, तो 2000 इंटू ए, यहाँ पे a का काम ये पूरा कर रहा है, ठीक है। ऐसे कितने टर्म है? 2000 बार ये रिपीट हुआ है। बॉक्स x प्लस 2000 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2000 कैंसिल हो गया। बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये क्या होता है? इज इक्वल टू x। तो ये गिवन जो एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू क्या है? इज इक्वल टू x। ओके, आई होप ये तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो, मॉडुलस फंक्शन जो तुम लोगों ने पढ़ा है, जीआईएफ पढ़ लिया, अब तो फ्रैक्शनल पार्ट भी तुम लोगों को समझ में आ गया ये होता क्या है। लेकिन अभी इसमें और भी बहुत से टिपिकल क्वेश्चंस कराने रह गए हैं, क्योंकि अभी तुमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस नहीं आते हैं। अभी तुम लोगों को ये भी पढ़ना है एक्चुअल में बॉक्स ऑफ साइन एक्स। लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी ग्राफ है, साइन कॉस टेन वगैरह के, और इनवर्स फंक्शन के वीडियोस बन चुके हैं 12th क्लास में, तो जिसको देखने की इच्छा हो देख सकते हो जाके। बट पहले जब मैं ये पढ़ा दूं तब उसके बाद जिसने भी ट्रिग्नोमेट्री, जो 11 के बच्चे हैं अभी फिलहाल इनवर्स का वीडियो ना देखें, जब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के रेंज डोमेन ग्राफ बनाना सीख लोगे, तब फिर उसका एक सेपरेट क्लास या सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तब वो जेईई एडवांस टाइप के जो पैसिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, मैं उनके अलग से वीडियोस बनाऊंगा, तो उसमें सब मिक्स होगा। इसलिए ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक ग्राफ, रेंज, डोमेन दिमाग में बैठाते चलो। ओके, तो नेक्स्ट हमारा लीस्ट इंटीजर फंक्शन अब हम लोग पढ़ते हैं। लीस्ट इंटीजर फंक्शन एलआईएफ, इसको हम लोग y इज इक्वल टू, ये सिंपल ब्रैकेट जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट, या तो इसमें हम लोग x को लिखते हैं, ये भी लीस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है, या इसको हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं। जैसे कि जीआईएफ को हम लोग बॉक्स में या ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। ये क्या था? इसको हम लोग फ्लोर फंक्शन भी कहते थे कि ये जस्ट जैसे कि यहाँ पे 3.2 है, तो उससे इसके नियरेस्ट एंड लेस देन दिस कौन सा इंटीजर है, मतलब कि ये नीचे बना रखा है, ये फ्लोर पे गिर गया, इस फ्लोर पे, पहले फ्लोर पे जो है कौन सा जो है इंटीजर मिल रहा है इसको 3। इसी तरह इसको सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। कि जैसे सपोज करो कि 3.2, ठीक है, सीलिंग फंक्शन, ये ऊपर इसने जंप मारी, तो इसको जस्ट इससे ग्रेटर कौन सा इंटीजर मिल रहा है? 4, और वो 4, तो इसलिए इसको सीलिंग फंक्शन कहते हैं। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? द फंक्शन y इज इक्वल टू दिस या y इज इक्वल टू दिस इज कॉल्ड द लीस्ट इंटीजर फंक्शन and which is least integer function which is just greater or equal to x। मतलब कि least integer function is a function represented by this or this which is equal to or just greater than दिस इंटीजर। मतलब कि इससे जो भी जस्ट बड़ा इंटीजर होगा, अगर हमने y इज इक्वल टू में 3.2 अगर हमने इनपुट किया, या तो हमको 3.2 से जस्ट ग्रेटर कौन सा इंटीजर होगा? 4। सिमिलरली अगर हमने y इज इक्वल टू 0.75 अगर हमने इनपुट किया, तो 0.75 से जस्ट ग्रेटर
हमारा इंटीजर क्या होगा 1। सिमिलरली अगर हमने LIF लीस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर हमने 3 इनपुट किया तो इससे जस्ट इक्वल टू और ग्रेटर, तो इक्वल टू तो अपने आप में ये खुद ही एक इंटीजर है, तो इसका आंसर 3 होगा। अच्छा, उसी तरह से अगर मान लो ये नंबर लाइन, सपोज करो हमने 0 से 1 के बीच में कुछ भी इनपुट किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स होंगे उससे जस्ट बड़ा इंटीजर हमारा 1 होगा, तो इसका आंसर 1 हो गया। उसी तरह 1 से 2 के बीच में कुछ भी इनपुट करते हैं और तो 1 से ग्रेटर और 2 या से इक्वल या उससे छोटा, तो कोई भी वैल्यू इनपुट करेंगे तो हमारी बार बार वैल्यू कौन सी आ रही है 2। उसी तरह से सपोज करो -2 ओके 0.001 से लेके 1.00 तक अगर हमने कोई भी वैल्यूज यहां पे हमने इनपुट करी, तो जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनसे जस्ट ग्रेटर और इक्वल टू का जो इंटीजर होगा वो -1 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं ग्राफिकली भी कि the function y is equal to this is called the least integer function where this symbol या this symbol denotes the least integer just greater than or equal to x। इसको नोट कर लो। It is also known as the ceiling function। ठीक है, integer ceil function। ठीक है, ओके, तो इसका अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये जो हमने अभी ग्राफ बनाया है ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। देखो कि y इज इक्वल टू, अगर x की कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस और इक्वल टू 1, अगर हम इसमें इनपुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, जैसे 0 से बड़ा 0.1, तो 0.1 से जस्ट ग्रेटर कौन सा इंटीजर है 1, आंसर हमारा आएगा 1। 0.5 भी इनपुट करा तो भी आंसर आएगा जस्ट ग्रेटर 1, तो भी आंसर 1। अगर 1 भी अगर हमने इनपुट किया तो भी जस्ट ग्रेटर और इक्वल टू, तो भी आंसर आएगा 1। तो फिर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1। अब देखो x ग्रेटर देन 1 से ज्यादा और लेस और इक्वल टू 2, मान लो कि 1.5 इनपुट किया तो 1.5 से जस्ट ग्रेटर हमारा इंटीजर क्या है 2। 1.999 भी अगर इनपुट करेंगे तो उससे जस्ट बड़ा हमारा इंटीजर क्या है 2। सिमिलरली x ग्रेटर देन 2 लेस और इक्वल टू 3, तो बस 2.2 से जस्ट बड़ा और 3 तक जितने भी रियल नंबर्स होंगे उनसे जस्ट बड़ा जस्ट ग्रेटर इंटीजर कौन सा होगा 3, तो इसका भी होगा आंसर 3। ठीक है, उसी तरह x ग्रेटर देन 3 लेस और इक्वल टू 4, तो इसका LIF क्या होगा 4। सिमिलरली इधर आ जाते हैं, x ग्रेटर देन -1 लेस और इक्वल टू 0, तो यहां पे जितने भी डेसिमल्स होंगे उनसे जस्ट पहला बड़ा ग्रेटर देन इंटीजर कौन सा होगा 0। सिमिलरली ग्रेटर देन
-2 लेस और इक्वल टू -1, तो यहां पे x की जितनी भी वैल्यूज आएंगी जस्ट बड़ा हमारा इंटीजर क्या है -1, तो y इज इक्वल टू -1, इसका आंसर आ गया। सिमिलरली x ग्रेटर देन -3 लेस और इक्वल टू -2, तो इस इंटरवल में -3 से -2 के बीच में जितने भी नंबर्स डालोगे नियरेस्ट और सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है -2, तो इसके आंसर आ गए -2। अच्छा, एक चीज और देखो, अगर ये ग्राफ बहुत कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से मिलता जुलता है। अच्छा, एक चीज और देखो, अगर यहीं पे अगर इसका तुम्हें GIF निकालना होता इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल का GIF क्या आता 0। सिमिलरली अगर इस इंटरवल का GIF तुमको निकालना होता तो क्या आता 1। मतलब यहां पे इक्वल टू का साइन हो जाएगा, इसका ग्राफ आता है यहां पे जो है इक्वलिटी का साइन हट जाएगा उसी तरह, तो इस इंटरवल के बीच में 1 आएगा। सिमिलरली इस इंटरवल के बीच में यहां पे GIF 2 आएगा, यहां पे GIF 3 आएगा, यहां पे GIF जो है -1 आएगा, फिर वहां पे ऐसे होता चला जाएगा। अच्छा, तो एक चीज तुम लोग देखो, अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इसकी भी समझ लेते हैं। लीस्ट इंटीजर फंक्शन will be the number itself is x is an element of I। अगर x is an element of I इंटीजर है तो उसका लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी I ही वही होगा, जैसे कि 3 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन 3 ही होगा, बट 3.1 अगर होगा तो इसका आंसर 4 होगा। सिमिलरली एक चीज देखो कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन और GIF के बीच का रिलेशन समझना बहुत जरूरी है कि अगर x is an element of I तो ये इधर GIF है, अगर x के अंदर यहां पे इस मशीन में 12 गया तो आउटपुट क्या देगा 12 ही देगा। अगर ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन वाली मशीन है 12 गया तो भी ये आंसर 12 देगा। GIF वाली मशीन है अंदर -7 गया तो भी आउटपुट -7 आएगा। लीस्ट इंटीजर फंक्शन वाली मशीन है अंदर -7 गया तो भी -7 आएगा। लीस्ट इंटीजर फंक्शन वाली मशीन है अंदर 0 गया तो भी 0 आएगा। GIF वाली मशीन है अंदर 0 इनपुट हुआ तो भी आउटपुट 0 आएगा। तो हमें क्या पता लग रहा है कि LIF is equal to GIF when x is when the input number is an integer। ठीक है, when x is an element of integer then x is equal to GIF is equal to, ठीक है, if x is an element of I। ठीक, अगर x इंटीजर है तो उसकी GIF वैल्यू और LIF वैल्यू दोनों ही इक्वल होंगी। बट कुछ क्वेश्चन अभी जो आने वाले हैं आज ही की क्लास में, उसमें ये एक प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि तुम लोग समझ लो। इधर एक मशीन हमारी ये रखी हुई है GIF की, इधर एक फंक्शनल मशीन हमारी ये रखी हुई है LIF की, लीस्ट इंटीजर फंक्शन की। ठीक है, अब देखो बारी बारी से, ये तो हमने बता दिया कि अगर इंटीग्रल वैल्यूज अंदर जाएंगी तो दिस विल बी इक्वल टू दिस होगा। बट अगर x इंटीजर्स नहीं है तो देखो, अगर यहां पे सपोज करो तुमने x इज इक्वल टू -7.2 इनपुट किया, ठीक है, -7.2, तो -7.2 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है -8। सिमिलरली -7.2 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या है -7। ठीक, अब देखो x इज इक्वल टू -0.7 अगर इनपुट कर रहे हैं तो इसका GIF क्या होगा, ठीक है, -0.7 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा -1। उसी तरह अगर LIF वाली मशीन में -0.7 गया तो -0.7 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होगा 0।
सिमिलरली हमने x इज इक्वल टू 1.7 इनपुट किया तो इसका GIF क्या होगा 1। सिमिलरली 1.7 का LIF क्या होगा, इससे जस्ट बड़ा 2। एक और वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो 100.985, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा 100, बट इससे जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होगा। तो अब देखो GIF ऑफ दिस -8 और इसका -7, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, केवल दिस माइनस दिस अगर करोगे तो 1 आएगा, दिस माइनस दिस करोगे तो भी 1 आएगा, 2 -1 करोगे तो भी 1 आएगा, 101 -100 करोगे तो भी 1 आ रहा है। तो एक रिलेशन क्या मिल गया, ठीक है, LIF ऑफ x माइनस GIF ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू 1 when x is not an element of integer। बट एक चीज तो अभी हम लोग कर चुके हैं, ये तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तुम लोग कहीं पे भी LIF x दिख रहा है, LIF x दिख रहा है, तो उसको हम लोग GIF कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, +1 when x is not element of integer, ठीक। बट if x is an element of integer then LIF x will be equal to GIF x। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, नोट कर लो, अभी फर्दर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, इसमें हम लोग एक चीज और भी देख सकते हैं, थोड़ा सा रिवीजन तुम लोगों के लिए। इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.985, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.7, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो 1 माइनस दिस तो 0.3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, अगर प्लस होता तो 0.2, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0.8। बस मुझे जरा सा रिवीजन कराना था, थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, शायद भूल गए हो। इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये क्वेश्चन है, सॉल्व 4 into फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस GIF x, ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है और ये GIF। मुझे सॉल्व करना है, यानी कि x की कुछ वैल्यूज आएंगी, वही इसका आंसर होगा। तो अब इस तरह के जो 2-3 क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूं, इसमें एक NF मेथड होता है। NF मेथड क्या है कि n मतलब इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शन इज f इज अ फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो जहां जहां पे तुमको बॉक्स x दिख जाए उसको उसकी जगह n लिखो, वेयर n इज एन एलिमेंट ऑफ y, और जहां जहां पे भी तुमको ब्रेसलेट में x यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट दिखे उसको f से डिनोट करो। और ऑब्वियसली हम सबको मालूम है कि ग्रेटर और इक्वल टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट एंड लेस देन 1 होता है, यानी कि f ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1 होता है। उसके बाद हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं मैं दिखा रहा हूं कि लेट दिस इज इक्वल टू f एंड दिस इज इक्वल टू n, ठीक है, और ये कुछ हमारी कंडीशंस है, ये तो हमें पता ही, फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में होगा। तो 4f इज इक्वल टू, और x क्या होता है अभी अभी बताया कि बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है, बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x विच इज इक्वल टू n प्लस f। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। x की जगह हमने लिख दिया n प्लस f प्लस बॉक्स, ठीक। सिंपली f को एक साइड कर लो, तो 4f माइनस f 3f इज इक्वल टू 2n।
ठीक है। f इज इक्वल टू 2n/3। हम लोगों को मालूम है कि f ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1 होता है। f ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1 होता है, और यहां पे f क्या है 2n/3 ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1। ठीक है, जैसे सिंपली इनइक्वालिटी करते हैं, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 3/2। 2/3 को 1 करना है तो उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/2 इंटू 0 ग्रेटर और इक्वल टू 3/2 इंटू 2n/3 लेस देन 3/2। ओके, तो n ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1/2 या 3/2 या 1.5। अब ये बताओ कि हमने अभी अभी कहा n इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर। 0 और 1.5 से छोटा 0 इंक्लूड कर सकते हैं। कौन कौन से इंटीजर्स हैं? 0 कर सकते हैं। और 0 से बड़ा 1.5 से छोटा दूसरा इंटीजर कौन सा आएगा? 1। पहले तो n इज इक्वल टू 0 और 1, दो सोल्यूशन आ गए। When n इज इक्वल टू 0, देखो ये बहुत सिंपल मेथड है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो फिर f क्या हो जाएगा? यहां पे n की वैल्यू 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? When n is equal to 0, f is equal to 0. When n is equal to 1, तो फिर f क्या आ जाएगा? 2/3। ठीक है, 2/3 इंटू 1। अब फाइनल सोल्यूशन हमें तो x के लिए निकालना है। तो when n is equal to 0, f is equal to 0, तो x कितना हो जाएगा? 0 plus 0 is equal to 0। पहला आंसर, फर्स्ट आंसर, x is equal to 0। And when n is equal to 1 and f is equal to 2/3, तो x is equal to n plus f, फिर से 1 plus 2/3 is equal to 5/3। ये दूसरा आंसर हो गया। तो इस इक्वेशन के x के दो सोल्यूशन आ गए, पहला 0 और दूसरा 5/3। आई होप ये मेथड तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और कर देता हूं जिससे कि तुम लोग को ये और क्लियर हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x y। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन किया था हम लोग, ये तो हमको मालूम ही है कि x इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। एंड बॉक्स x की जगह हम लोग n लिखेंगे वेयर n इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह हम लोग f लिखेंगे वेयर f इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1। ये हम सबको पता है। ठीक है, तो अब सॉल्व करना चालू करते हैं। 2 इंटू x की जगह हम क्या लिखते हैं? ये बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। चलो स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन कर देता हूं। प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 4 gi ऑफ x माइनस 2। अब हर बॉक्स x की जगह हम क्या लिखते हैं? n, और फ्रैक्शनल पार्ट की जगह लिखते हैं f। प्लस 3f इज इक्वल टू 4n माइनस 2। 2n प्लस 2f प्लस 3f इज इक्वल टू 4n माइनस 2। f को सब एक साथ रख लेते हैं, 2f प्लस 3f, 5f इज इक्वल टू 2n माइनस 2। ये 4n है, ये 2n जब राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 2n हो जाएगा, 4n माइनस 2n तो 2n बचेगा। तो बस f इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 1 अपॉन 5। ओके, हम सबको ये मालूम है कि f ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1। तो फिर f की जगह हमने क्या रख दिया? 2 ब्रैकेट में n माइनस 1 अपॉन 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1। फिर वही कि 2/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। 5/2 इंटू 0
n माइनस 1 लेस देन 5/2। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये 0 हो जाएगा, ये 5/2। जैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, अब पूरी इनइक्वालिटी में 1 ऐड कर दें। n ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेस देन 5/2 प्लस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7/2। 5/2 प्लस 1 7/2। यहां तक तो हम लोग का आ गया। चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। n ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेस देन 3 होल 1/2। तो 1 को इंक्लूड करने से 3 होल 1/2 तक कितने इंटीजर्स हमको मिल रहे हैं? 1, 2 एंड 3। n की 3 वैल्यूज आ रही है। तो when n इज इक्वल टू 1 तो फिर f कितना हो जाएगा? यहां पे जब 1 जाएगा तो f कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 0। when n इज इक्वल टू 2 तो फिर f कितना आ जाएगा? जब यहां पे n की जगह 2 रखेंगे तो 2/2 इंटू 2 माइनस 1 तो 1, तो इसका आंसर आएगा 2/5। when n इज इक्वल टू 3 तो फिर f कितना आ जाएगा? जब यहां 3 रखोगे तो क्या आएगा? चलो ये वाला सॉल्व कर देते हैं, बाकी तुम लोग समझ गए होगे। ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू, यहां पे कितना हो जाएगा? 2 2 2 जा 4, तो ये आ गया 4/5। तो फिर 4/5। बस अब क्या है, हमें x ही तो निकालना है। x इज इक्वल टू देखो n प्लस f। ठीक है, x इज इक्वल टू n प्लस f। तो जब n इज इक्वल टू 1 और f इज इक्वल टू 0 तो पहली वैल्यू आ गई 1। n इज इक्वल टू 2 तो फिर f है 2/5, तो ये कितना आ जाएगा? 12/5। when n इज इक्वल टू 3 f कितना है? 4/5, ये आ गया 19/5। ये हमारे 3 सॉल्यूशन हो गए, 1, 12/5 एंड 19/5। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी लिखा है बोर्ड पे, 3x प्लस 5 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 4 इंटू GIF ऑफ 2x प्लस 3। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा सोचना है। देखो इसमें केसेस बनेंगे। क्या है कि बॉक्स ऑफ, अभी तक x लिखा होता था तब तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, डायरेक्ट उसको n मान के सॉल्व करना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन अब देखो यहां पे ट्वाइस ऑफ x लिखा हुआ है। अब हम इसको क्या करें? बॉक्स ऑफ x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, बॉक्स ऑफ ट्वाइस इंटू x को कैसे लिख सकते हैं? दिस। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये क्या हो गया? बॉक्स के अंदर ट्वाइस ऑफ बॉक्स x प्लस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर जो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो कि 0 और 1 से बीच में है, तब तो देखो कहीं पे भी सपोज करो 7 प्लस 0 पॉइंट, यहां कुछ भी लिखा है, ये हमारे लिए कुछ भी है। ये कुछ भी अगर 0 और 1 के बीच में है तो GI ऑफ x इटसेल्फ यही नंबर आएगा। लेकिन अगर ये सपोज करो 1 से ज्यादा हो जाए, मान लो यहां पे ये 1.7 लिखा हो, तब तो भाई इसका आंसर 7 प्लस 1 आएगा ना। तो सिमिलरली मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि ये चीज जब तक 0 और 1 के बीच में है तब तो बॉक्स ऑफ 2x विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बॉक्स x। ठीक है, लेकिन ये जैसे ही
अच्छा, तो फिर अब इस इनइक्वालिटी को क्या कर सकते हैं, 2 से पूरे में डिवाइड कर दें। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि box of 2x will be 2 into box x if fractional part of x greater or equal to 0 less than 1/2। ये फर्स्ट केस है हमारा। और अगर यही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 1/2 लेस देन 1 है, तो यहां पे देखो कि अगर ये कोई भी नंबर 1/2 से बड़ी, ठीक है, तो मतलब यहां पे जो कुछ भी है 2 into 1/2 मतलब 1 से ज्यादा, तो 1 से अगर ज्यादा है और यहाँ पे मान लो 9 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1.01 भी लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, 9 plus 1.01 is equal to 10.01। मतलब यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका फाइनल आंसर उससे एक ज्यादा आएगा। तो बस ये फिर हो जाएगा box of twice x will be equal to 2 into box x उससे एक ज्यादा। तो अब ये हमारे दो केसेस चलेंगे हमारे, पहला केस तो ये और दूसरा केस ये। हर ट्वाइस ऑफ बॉक्स x की जगह हम ये लिखेंगे अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1 होगा। हर बॉक्स ऑफ ट्वाइस x की जगह 2 ऑफ बॉक्स x प्लस 1 लिखेंगे व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1/2 लेस देन 1 होगा। ठीक है, अब पहला केस लेके चलते हैं, उसके बाद इससे हम लोग इंटरसेक्शन कर देंगे। तो 3x की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया, बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 4। अब इसकी जगह, अभी हम ये पहला केस लेके चल रहे हैं, तो इसकी जगह हम क्या रखते हैं, 2 इंटू बॉक्स x, 4 इंटू 2 इंटू बॉक्स x प्लस 3। ठीक है, 3। अच्छा चलो, अब वही जो हम लोग करते थे, बॉक्स x की जगह n, फ्रैक्शनल पार्ट x की जगह f, और जब भी हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो n प्लस f होगा, एंड वेयर f इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1। ठीक है, अच्छा ठीक है, बट इस केस में हम लोगों में क्या है, f इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1/2 जो फर्स्ट केस है। ओके, f इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1/2 के लिए हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 3n प्लस f प्लस 5f इज इक्वल टू 8n प्लस 3। आई होप मैंने ठीक ही लिखा होगा, यहाँ n f f 8n। ठीक है, 3n प्लस 3f प्लस 5f इज इक्वल टू 8n प्लस 3। फ्रैक्शनल पार्ट को एक तरफ रखा तो 8f इज इक्वल टू 5n प्लस 3। तो f इज इक्वल टू 5n प्लस 3 अपॉन 8। यहां तक क्लियर हो गया। और हम लोग सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, इस केस के लिए, पहला केस। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हमने f माना, f ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1/2। f की जगह हमने क्या रख दिया, 5n प्लस 3 अपॉन 8 ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1/2। तो 5n प्लस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0, 8 से पूरे में मल्टीप्लाई किया, लेस देन 4। अब 5n 3 पूरी इनइक्वालिटी में सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो बचा 5n ग्रेटर और इक्वल टू -3 लेस देन 1, n ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है, -3 अपॉन 5 लेस देन 1 अपॉन 5। इस केस में -3/5 और 1/5 के बीच में ओनली इंटीजर कौन सा आएगा, -3.8 सॉरी कितना आएगा, -0.6 और +0.2 के बीच में कौन सा इंटीजर आ रहा है, केवल 0 आ रहा है। तो इसके लिए n इज इक्वल टू जब 0 होगा, तो n इज इक्वल टू जब 0 होगा तो f कितना हो जाएगा, 3/8। ठीक है, यहां पे n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो हमारा एक सोल्यूशन x इज इक्वल टू n प्लस f। तो when n इज इक्वल टू 0 तो f हमारा क्या आ रहा है, 3/8। तो एक हमारा तो आंसर आ गया 3/8, ये एक आंसर हमारा आ गया। ठीक, अब हम लोग सॉल्व करेंगे यही
किसके लिए, व्हेन f इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1/2। एक आंसर याद रखना, मैंने ये निकाल दिया, इसको मैं मिटा के आगे सॉल्व करता हूं फिर से। एक आंसर हम लोग का 3/8 आ चुका है। अब हम तो फर्स्ट कंडीशन पे तो हम लोग का आंसर 3/8 आ गया। अब हम लोग जो है सेकंड कंडीशन, व्हेन फ्रैक्शनल पार्ट इज ग्रेटर और इक्वल टू 1/2 एंड लेस देन 1, इसके लिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो बॉक्स ऑफ ट्वाइस x विल बी इक्वल टू 2 बॉक्स x प्लस 1। तो यहां पे हम लोग क्या कर ले, 3 बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 4। यहां पे ये रख दे, ठीक है। अब हर बॉक्स x की जगह n और फ्रैक्शनल पार्ट की जगह हम लोग f पुट कर लें और उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3n प्लस f प्लस 5f इज इक्वल टू 4 इंटू ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 प्लस 3। 3n प्लस 3f प्लस 5f इज इक्वल टू 8n प्लस 4 प्लस 3 7। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। 8f इज इक्वल टू 5n प्लस 7 एंड f इज इक्वल टू 5n प्लस 7 अपॉन 8। और हम लोग किसके लिए इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, ये किस कंडीशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, वेयर f ग्रेटर और इक्वल टू 1/2 लेस देन 1 के लिए। तो f ग्रेटर और इक्वल टू 1/2 लेस देन 1 के लिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। f इज इक्वल टू 5n प्लस 7 अपॉन 8, ठीक है। जब n की वैल्यू आ जाएगी तो यहीं पे पुट करके हम लोग f की निकाल लेंगे। तो अब 8 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दें। 5n प्लस 7 ग्रेटर और इक्वल टू 4 लेस देन 8। 5n ग्रेटर और इक्वल टू -7 से पूरे में -7 पूरे में ऐड कर देते हैं, तो -3 1, ठीक है। 4 - 7 -3 8 - 7 1 n ग्रेटर और इक्वल टू -3/5 लेस देन 1/5। तो ठीक है, -3/5 और 1/5 के बीच में फिर एक ही n आ रहा है, वो है 0, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक ही इंटीजर आ रहा है, वो 0 है। f यहां से निकाल लो, तो जब यहां पे 0 पुट करोगे 5 इंटू 0 प्लस 7 अपॉन 8, तो ये f आ जाएगा 7/8। तो फिर इससे हमारा सेकंड x की वैल्यू क्या आ गई, n इज इक्वल टू 0 प्लस f इज इक्वल टू 7/8 निकला, इज इक्वल टू 7/8। तो हमारे दो आंसर आ गए, एक तो 3/8 और एक आ गया 7/8। तो हमारे दो सोल्यूशन इसके आए, 3/8, 7/8। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मॉडुलस ऑफ 2x - 1 इज इक्वल टू 3 इंटू बॉक्स x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। मॉडुलस मालूम है, दो केसेस बनेंगे जब भी मॉडुलस आ जाएगा। एक बनेगा x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1/2, तो पहला केस x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1/2 के लिए बनेगा, तब यहां पे मॉड ऑफ 2x - 1 की जगह एज इट इज 2x - 1 रख देते हैं। तो हम लोग फर्स्ट केस के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2x - 1 इज इक्वल टू 3 बॉक्स x प्लस 2, ठीक है। 2x की जगह हम लोग क्या रख दें, GI of x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 बॉक्स x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। वही सेम केस, बॉक्स ऑफ x की जगह n और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह f, वेयर f ग्रेटर और इक्वल टू 0, सॉरी
लेस देन 1। ठीक है, 2n प्लस f माइनस 1 इक्वल टू 3n प्लस 2f। दैट शोज 2n प्लस 2f माइनस 1 इज इक्वल टू 3n प्लस 2f। ओके, तो यहां पे क्या हो गया हमारा, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो n इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया इसमें। n इज इक्वल टू हमारा इस केस में कितना आ गया, माइनस 1। तो बिकॉज हमारा n इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, दैट मीन्स कि नंबर लाइन पे हमारी जो भी वैल्यू है वो जीरो के कुछ इधर आएगी। n इज इक्वल टू माइनस 1। फ्रैक्शनल पार्ट कुछ भी हो, ठीक है, नहीं भी माइनस 1 है तो नंबर लाइन पे तो जीरो से लेस देन ही नंबर आ रही है। जो भी x आएगा माइनस 1 प्लस समथिंग फ्रैक्शन जो कि जीरो से लेस आएगा। लेकिन हम लोग सॉल्व किस लिए कर रहे हैं, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, ये हमारी शर्त है कि x की कोई भी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1/2 होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे तो आंसर हमारा जीरो से कम आ रहा है, तो फिर ये फॉर ग्रेटर और इक्वल टू 1/2 के लिए तो हमारा आंसर नो सोल्यूशन है। ठीक है, अब मॉडुलस हम लोग किसके लिए सॉल्व करें, लेस देन 1/2 के लिए। अब सेकंड पार्ट हमारा हो जाएगा x इज लेस देन 1/2 के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, लेस देन 1/2 के लिए जब सॉल्व करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना मॉडुलस हम लोग को अच्छे से अब आता है, बहुत डीप में बता चुका हूं। -2 box x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 box x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, फिर वही चीज -2 n प्लस f प्लस 1 इक्वल टू 3n प्लस 2f। दैट शोज -2n माइनस 2f प्लस 1 इज इक्वल टू 3n प्लस 2f। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। सारे f को एक साथ ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, 4f हो जाएगा, ये इधर आ जाता है, तो कितना हो जाएगा -5n प्लस 1, -5n प्लस 1 आ गया हमारा। ठीक है, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5n प्लस 1/4। हमें सॉल्व किसके लिए करना है, f ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1 के लिए। f की जगह हमने क्या रख दिया, -5n प्लस 1/4 ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1। ठीक है, 4 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, जी क्लियर है, -1 पूरे में ऐड कर दिया। ठीक है, -4 -1 3, -5 से पूरे में डिवाइड कर दिया, यहां बचेगा n, यहां -5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1/5, यहां -5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा -3/5, और -5 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए साइन हमारे बदल जाएंगे। तो क्या निकला हमारा n ग्रेटर देन -3/5 लेस और इक्वल टू 1/5, मतलब कि इंटीजर हमारा इन दोनों के बीच में, फिर अगेंस्ट 0 आएगा, n इज इक्वल टू 0 ही तो नंबर लाइन पे -3/5 और 1/5 के बीच में एक ही तो इंटीजर हमारा आ रहा है। ठीक है, तो when n इज इक्वल टू 0 तो f हमारा कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, इसमें पुट करेंगे when n इज इक्वल टू 0, when n इज इक्वल टू 0 हमारा f कितना आ गया 1/4, तो फिर x कितना हो जाएगा n प्लस f इज इक्वल टू 0 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/4। अच्छा, क्या ये कंडीशन को हम इस कंडीशन के लिए लेस देन 1/2 के लिए सॉल्व कर रहे थे, क्या 1/4 1/2 से छोटा है? हाँ है, तो इसलिए ओनली आंसर इज x इज इक्वल टू 1/4। इस क्वेश्चन का हमारा यही आंसर होगा। यस, इट इज द ओनली आंसर।
सॉल्व। अब ये जो है यहां पे ये वाला ब्रैकेट किसको दिखा रहा है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन को, और ये है हमारा GIF। ठीक है, इसकी जगह यहां पे ये भी हो सकता था, हो सकता है ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा होता, तो ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन का हो गया। अच्छा, तो अब हम लोगों को इस तरह की जब क्वेश्चन सॉल्व करनी होंगी तो इसमें दो, हमेशा जो LIF है उसको GIF में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? अगर x इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर है तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, when x is an element of integer तो LIF will be equal to GIF। ठीक है, and when x is not an element of integer then LIF least integer function will be equal to GIF plus 1। ये मैंने आज ही की क्लास में बताया। तो दो केसेस बनेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पहले फर्स्ट केस के लिए सॉल्व करते हैं। तो हर LIF लीस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह हम लोग क्या रख देंगे, ये। ठीक, प्लस 2x। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0/2 इज द ओनली आंसर। पहला आंसर तो ये आ गया कि जब x इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर तो x इज इक्वल टू 0, एक ये आंसर आ रहा है, और ये इंटीजर है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। एक आंसर तो ये आ गया। अच्छा, जब नॉट इंटीजर है, x इज नॉट एन इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है, तो फिर इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, इसकी जगह हम लोग ये रख सकते हैं, पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू GIF x स्क्वायर प्लस 2x। ओके, सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पे लगा दो। ठीक है, अब देखो क्या है, यहां से यहां कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ GIF x प्लस 1। x इज इक्वल टू GIF x प्लस 1/2 एंड वेयर दिस इज एन, ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू n plus 1/2 where n is an element of I। मतलब कि जब n 0 है तो इसका आंसर 0.5, जब n 1 होगा तो इसका आंसर 1.5, जब n 2 होगा तो इसका आंसर 2.5, जब n -7 होगा तो इसका आंसर -7 + 0.5 -6.5। ठीक है, समझ गए होंगे। तो बस इसका ये जब when n is not an integer, मतलब कि x जब है इंटीजर नहीं है, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू दे रहा है, तो यही इसका एक जनरल सॉल्यूशन होगा। और when x is an element of integer तब केवल एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, x is equal to 0। मतलब इसके इनफाइनाइट आंसर आ रहे हैं, 0, 0.5, 1.5, 2.5 डैश ये इधर -0.5। ठीक है, -1.5, -2.5, ये सब जो है इतने सारे इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज आंसर आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इसको यहां जनरल फॉर्म में लिख दिया। ओके, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे बड़ा पसंद है और क्वेश्चन ये है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वेयर, इस तरह से क्वेश्चन लिखा होगा, वेयर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ऑफ x इज द लीस्ट इंटीजर
ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है, लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑब्वियसली समझ जाना चाहिए कि ये LIF दिया हुआ है और तुम लोगों को पता है when x is an element of integer LIF x will be equal to GIF x, and when x is not an element of integer LIF x is equal to GIF x plus 1। ओके, और ये सारी प्रॉपर्टी भी पता है तुमको कि LIF x plus m is equal to LIF x plus m, ठीक है, ठीक। तो अब हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। When x is an element of integer, ओके, तो क्या किया जाए कि ये तो डायरेक्टली हम लोग GIF x लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग इस कंडीशन के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और देखो ये जो ब्रैकेट में लगा रहा हूं, ये इसको LIF वाला मत समझना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओके, ऐसे लिख सकते हैं ये प्रॉपर्टी। अब इसको फर्दर, क्योंकि हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर, तो हम इसकी जगह GIF x लिख सकते हैं, GIF x का होल स्क्वायर प्लस GIF x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये सिंबल LIF का नहीं है, ध्यान रखो, ये तुम लोगों के कन्वीनियंस के लिए जो है हमने यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा रखा है। अब सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। 2 25 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा -25 प्लस 1, ओके। फिर GIF x स्क्वायर प्लस GIF x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस तरह के बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल जैसे फैक्टराइजेशन करते थे, प्लस 4 GIF x माइनस 3 GIF x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, तो ठीक है, दो वैल्यूज आ गई, एक तो GIF x इज इक्वल टू 4 और एक GIF x इज इक्वल टू -3। और हम लोग x इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो दो वैल्यूज x इज इक्वल टू, अच्छा देखो इसका अगर सोल्यूशन निकालोगे तो बहुत अच्छे से मालूम है तुम लोगों को कि इसका सोल्यूशन आएगा 4 क्लोज्ड से 5 ओपन, ठीक। इसका आंसर क्या आएगा, -3 क्लोज से लेके -2 ओपन। तो इस इंटरवल में एक ही इंटीजर -3 और इस इंटरवल में एक ही इंटीजर +4 मिल रहा है। तो ये दो आंसर तो x इज एन एलिमेंट ऑफ i के लिए क्या क्या मिल गए हमको, सॉरी इससे तो -4 आएगा ना, और इससे जो है +3 आएगा। ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया हमने, ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे -4 आएगा, इससे +3 आएगा, तो दो आंसर -4 और +3 आएंगे, ठीक है। तो इधर हम दो आंसर ले लेते हैं, -4 और 3, ये दो हमारे सोल्यूशन आ गए। उसके बाद अब हम लोग सॉल्व करते हैं when x is not element of integer, x is not element of integer,
x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर। इसके लिए अब हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो जब इंटीजर नहीं है तो हम लोग li ऑफ x की जगह gi ऑफ x प्लस 1 लिखेंगे। बिल्कुल। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, gi ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, यहां पे जरा ध्यान देना, हम लोग ये तो जब चाहे तब कर सकते हैं, तो फिर हम लोग जब चाहे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, का होल स्क्वायर, तो फिर जब इसको हमने ऐसे लिखा और इसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 25। और अब फिर क्योंकि नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पे gi ऑफ x प्लस 1 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर 25। सिंपली जैसे कि लास्ट केस में किया था, ओपन कर लिया, gi ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू gi ऑफ x प्लस gi ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू gi ऑफ x, सिंपली a प्लस b का होल स्क्वायर मैंने लगाया, ठीक है। देख लो एक बार, तुम लोग नोट कर लो पहले। 2 gi ऑफ x स्क्वायर प्लस 6 gi ऑफ x 1 प्लस 4 5, ये इधर आ जाएगा, माइनस 25 प्लस 5 माइनस 20, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक, सिंपल फैक्टराइजेशन। ओके, यहां तक आ गया। यहां तक आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो अब एक सोल्यूशन हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल टू -5 एंड gi ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो इसके लिए हमारा x का क्या सोल्यूशन होगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ -5 से -4, ठीक है। इसके लिए हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये दो आंसर आ गए। लेकिन हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं कि x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर, तो अब हम इंटीग्रल वैल्यूज नहीं ले सकते हैं, तो यहां पे हमने ओपन लगा दिया। इंटीग्रल वैल्यू नहीं ले सकते हैं, तो यहां पे हमने ओपन लगा दिया। तो एक हमारा सोल्यूशन हो जाएगा -5 से -4 ओपन, और ये 2 से हमारा 1 तक। ओके, सॉरी, ये इसके लिए तो 2 से 3 आएगा ना, 2 से ज्यादा वैल्यू लेंगे। हम लोग GIF के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसका आंसर तो 2 से 3 तक आएगा। अच्छा, अभी हम लोगों के दो आंसर कहीं पे आए थे, जब हम लोगों ने x इज एन एलिमेंट ऑफ i के लिए सॉल्व किया था, ये दो आंसर, ये डिस्क्रीट एलिमेंट आए थे -4 और 3। तो ये भी हमको जब इस सॉल्यूशन का और इस सॉल्यूशन का यूनियन लोगे तो अब -4 भी हमारा शामिल हो जाएगा। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ -5 पे तो ओपन रहेगा, लेकिन अब -4 इंक्लूड हो गया तो -4 पे क्लोज्ड लग जाएगा, यूनियन 2 पे तो ओपन ही रहेगा, बट इसकी वजह से, फर्स्ट केस की वजह से 3 इंक्लूड हो गया, तो 3 पे अब हमारा क्लोज लग जाएगा,
यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लो अच्छे से, बार बार देखोगे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास होगी हम लोगों की लॉगरिथमिक फंक्शन की और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ये भी शायद 2 या 3 क्लास चलेगा, क्योंकि इसकी इनइक्वालिटीज से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं और अब धीरे धीरे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन भी समझ में आने लगेगा, क्योंकि उसमें वो कॉन्सेप्ट आने वाला है एक्सपोनेंशियल में भी और लॉगरिथमिक में भी। और लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे हम मॉड भी लगा लगा के उसके ग्राफ बनाना भी सिखाएंगे।